दोस्तों, शादी के लिए एक लड़की लड़का देखने जाती है। क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसे अपने जैसे किसी सुंदर लड़के की तलाश थी। लड़की उस लड़के को देखने के बाद शादी से साफ मना कर देती है। हालांकि वो लड़का इतना बुरा नहीं था, पढ़ा लिखा था। बस यही कमी थी कि वह सांवला था। 6 लड़कों को देखकर शादी से मना करने के बाद आखिर उस लड़की को वो लड़का मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। शादी के बाद खुशी खुशी वह ससुराल जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके साथ ऐसा होता है जो उस जैसी बहुत सी लड़कियों के साथ होता है। हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार। मैं हूँ एस.आर. सागर। आज आपको बिहार प्रदेश के छपरा जनपद के एक गांव की यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, सरिता के ससुराल आने के 1 बरस तक तो घर में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन इसके बाद सरिता और सरिता के पति पंकज के बीच किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद होने लगता है। पंकज देखने में सुंदर तो था, लेकिन वह 1 नंबर का लफंगा था। वह घर का कोई काम नहीं करता, बस दिन भर वह कहीं ना कहीं घूमता रहता। एक दिन उसने सरिता के सारे अरमानों को तोड़ दिया जब वह गांव की बगल रहने वाली एक नाबालिग लड़की को लेकर के भाग गया। इसके बाद पुलिस केस हुआ, लड़की घर आ गई, लेकिन पंकज कई वर्ष के लिए जेल चला गया। फिर दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई और दहेज के सामानों के साथ सरिता मैके आ गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि कोई काम जब बिगड़ता है तो वह और बिगड़ता चला जाता है। यही हाल सरिता के साथ भी हुआ। सरिता जब मैके आई तो उसके पेट में 6 माह का बच्चा था। इसके 3 महीने के बाद सरिता एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सरिता को लेकर उसके माता पिता हमेशा परेशान रहते। उसके पिता सरिता के लिए कोई लड़का ढूंढते हैं, लेकिन कहीं जाते तो उन्हें कहीं लड़का पसंद नहीं आता और कहीं लड़का अगर पसंद आता और जब लड़के को यह पता लगता कि लड़की के पास एक लड़की है तो वह शादी से मना कर देता। यही सब चलता रहा और 5 बरस गुजर गए। सरिता मैके में पड़ी रही। एक दिन सरिता बैंक पर पैसा निकालने जाती है तो वह उस लड़के को देखती है जिसको उसने सांवला होने के नाते शादी से मना कर दिया था। वो लड़का भी सरिता को जब देखता है तो वह पहचान लेता है और वह यह सोचने लगता है कि जो लड़की इतने नाज नखरों से भरी हुई थी, आज वह इतना उदास, इतना परेशान क्यों लग रही है। इसके बाद सरिता विड्रॉल वहाँ से लेती है, भरती है और वह कैश काउंटर पर पहुँच जाती है। कैश काउंटर पर कैशियर उसके पासबुक को लेता है और जब वह उसे देखता है तो सरिता से वह कहता है कि इस खाते से आपने काफ़ी दिनों से लेन देन नहीं किया है, इसलिए आप पहले इसका KYC करवाइए, फिर इस खाते से आप लेन देन कर पाएंगी। फिर कैशियर सरिता से कहता है कि आप मैनेजर साहब के पास जाइए। इसके बाद सरिता वहाँ से बैंक मैनेजर के पास आ जाती है और उन्हें अपना पासबुक देते हुए कहती है कि सर, क्या दिक्कत है, मेरा पैसा नहीं निकल रहा है। फिर मैनेजर उसके खाते को देखने के बाद उससे कहते हैं कि आपने काफ़ी दिनों से इस खाते से लेन देन नहीं किया है, इसलिए पहले आप KYC करवाइए, इसके बाद इससे आप पैसा निकाल सकती हैं। यह सुनने के बाद सरिता परेशान हो जाती है और कहती है कि सर, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो मैनेजर कहते हैं कि देखिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जब तक आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगी तब तक आप इस खाते से लेन देन नहीं कर सकती हैं। फिर मैनेजर सरिता से कहते हैं कि अपने आधार का एक फ़ोटो कॉपी, एक फ़ोटो ले आइए और यहाँ एक फॉर्म मिलेगा, उसे भर करके जमा कर दीजिए, फिर इसके बाद आप इस खाते से लेन देन कर सकती हैं। यह सुनने के बाद सरिता कहती है कि सर, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरी लड़की की तबीयत नहीं ठीक है। जिस पर मैनेजर कहते हैं कि आप यह सब कंप्लीट कर दीजिए, फिर इस खाते से आप पैसा निकाल लीजिए। यह सब बातें मैनेजर के बगल खड़ा सुरेश सुन रहा होता है तो वह सरिता से कहता है कि कितने पैसे की आपको ज़रूरत है। तो सरिता कहती है कि 3000 रुपये की मुझे बहुत ज़रूरत है।
इसके बाद सुरेश 3,000 रुपया सरिता को दे देता है। तो सरिता कहती है कि ठीक है, कल मैं आऊँगी और पैसा निकाल करके आपको दे दूँगी। यह कहने के बाद सरिता वहाँ से पैसा ले करके बैंक से बाहर चली जाती है। सरिता के जाने के बाद बैंक मैनेजर सुरेश से कहते हैं कि ये कौन लड़की है जिसे आप जानते हैं? तो सुरेश कहता है कि हाँ सर, मैं इन्हें पहचानता हूँ। इसके बाद बैंक मैनेजर और सुरेश अपने अपने काम में लग जाते हैं। दरअसल सुरेश बैंक में चपरासी के पद पर कार्यरत था। अगले दिन सरिता बैंक में आती है और केवाईसी कंप्लीट कराने के बाद वह बैंक से पैसा निकालती है और पैसा निकालने के बाद सुरेश को वह 3,000 रुपया लौटा देती है। पैसा लौटाते हुए वह सुरेश को धन्यवाद देती है। इसके बाद जब भी सरिता बैंक में आती, वह सुरेश से मिलती, बातें करती। धीरे धीरे सुरेश और सरिता के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और इसके 3 महीने के बाद सरिता की लड़की का जन्मदिन होता है। तो वह बैंक में आती है और सुरेश से अपनी लड़की के जन्मदिन पर उसे घर बुलाती है। शाम को सुरेश लड़की के लिए खिलौना, कपड़ा और खाने पीने का सामान लेकर के सरिता के घर पहुंच जाता है। सुरेश जब सरिता के घर पहुंचता है, इत्तेफाक से सरिता के माता पिता उस दिन रिश्तेदारी में एक शादी समारोह में गए हुए होते हैं। सरिता केक काटने के बाद वह अपनी बेटी और सुरेश को खिलाती है और खुद भी इसके बाद खाती है। इसके बाद सुरेश वहाँ से जाने लगता है तो सरिता कहती है कि आप खाना खा करके जाइएगा। फिर सरिता सुरेश के लिए खाना लेकर के आती है तो सुरेश सरिता से कहता है कि आप भी लाइए, खाना खाइए। फिर दोनों साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। इस दौरान सरिता सुरेश से पूछती है कि और बताइए, परिवार में और सब लोग कैसे हैं? फिर सुरेश कहता है कि मैं हूँ, माँ है, इसके अलावा घर पे कोई नहीं है। पिताजी की 4 साल पहले मौत हो चुकी थी और हमारी पत्नी का 2 बरस पहले डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो गई। काफ़ी प्रयास हम लोगों ने किया लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। यह सुनने के बाद सरिता सुरेश के चेहरे को गौर से निहारने लगती है। फिर दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप खाना खाते हैं और दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। इसके बाद सुरेश सरिता से कहता है कि आप बताइए, आप कैसी हैं? तो सरिता कहती है कि क्या बताएं, ज़िंदगी ने ला कर के इस मोड़ पे छोड़ दिया है। बस मैं हूँ और मेरी ये बेटी है। पिछले 6 साल से मैं यही हूँ और माता पिता के साथ रह रही हूँ। यह सुनने के बाद सुरेश सरिता को गौर से देखने लगता है। फिर सुरेश कहता है कि क्या हुआ, उन्होंने आपको छोड़ दिया? तो सरिता इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर सुरेश कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग एक हो जाएं। यह कह करके सुरेश सरिता के हाथ पर अपने हाथ को रख देता है। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके देखने लगते हैं। इसके बाद सरिता सुरेश के हाथ से अपने हाथ को अलग कर लेती है और फिर दोनों अपनी अपनी पलकें झुका करके खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सुरेश वहाँ से घर आ जाता है, लेकिन रास्ते भर और घर आने के बाद उसके ख्यालों में बस सरिता होती है। उधर सरिता के ख्यालों में भी सुरेश होता है और सरिता रात को करवटें बदलते हुए सुरेश के बारे में सोचती है। फिर सरिता मन ही मन यह सोच करके बहुत अफसोस कर रही होती है कि जिसको हमने सांवला देख करके शादी से इनकार कर दिया था वह कितना अच्छा है। फिर वह अपने उस फैसले को याद करके बहुत अफसोस करती है। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सुरेश और सरिता के बीच नज़दीकियाँ और बढ़ने लगती हैं और इस नज़दीकियाँ की जानकारी जब उसके माता पिता को होती है, फिर वह सुरेश के बारे में जानकारी करते हैं और सुरेश से जब पूरी तरह से वह संतुष्ट हो जाते हैं, फिर सरिता की सुरेश के साथ एक दिन एक मंदिर में शादी कर देते हैं। फिर सरिता
सुरेश के घर चली जाती है। सुरेश सरिता को पाने के बाद बहुत खुश होता है और उसकी 6 साल की बेटी को वह अपनी बेटी से ज़्यादा चाहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।